बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 और आज का हमारा बच्चों आर्टिकल है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। बच्चों, हमारी कायनात के जो पहले इंसान थे जो इस कायनात के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, आज हमारे पास कायनात के बारे में बहुत सारा नॉलेज है। हम जमीन के बारे में जानते हैं, जमीन का डायमीटर कितना है, सूरज जमीन से कितने फासले पे है और सूरज के अलावा बाकी कितने स्टार हैं और कितनी गैलेक्सीज हैं। यानी कायनात के बारे में हमारे पास आज बहुत सारा नॉलेज है। लेकिन जो हमसे पहले वाले इंसान थे, आज से बहुत अरसा पहले के इंसान, वो इस कायनात के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। जब वो इस कायनात में होने वाले मुख्तलिफ फिनोमिनास को देखते थे, डिफरेंट लॉज ऑफ नेचर को देखते थे, तो वो क्यूरियस हो जाते थे, वो तजस्सुस का शिकार हो जाते थे। कौन से फिनोमिनास बच्चों? जब वो देखते थे कि सूरज निकलता है और शाम को जाके गुरूब हो जाता है, तो वो इसको देखने के बाद क्यूरियस हो जाते थे, यानी तजस्सुस का शिकार हो जाते थे। क्या मतलब कि यानी कि वो इसके बारे में जानना चाहते थे कि ये सूरज कैसे तुलू हुआ, कैसे गुरूब हुआ, और डे एंड नाइट चेंजेस के बारे में वो जानना चाहते थे। वो इसको देखने के बाद क्यूरियस थे, तजस्सुस का शिकार थे, वो तलाश करना चाहते थे कि ये डे एंड नाइट चेंजेस कैसे हो रही हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग डाउनवर्ड, कोई भी चीज फेंकते हैं तो वो ऊपर से नीचे को मूव करती है, ना ऊपर जाती है, ना दाएं तरफ जाती है, ना बाएं तरफ जाती है। ऐसा क्यों है कि ये नीचे को ही मूव करती है? इसके पीछे क्या रीजन है? वो इसके बारे में जानना चाहते थे। बेटा, इसके अलावा जितने भी लॉज ऑफ नेचर हैं, जितने भी इस कायनात में फिनोमिनास काम कर रहे हैं, उन्होंने जब इनको देखा तो वो इनको देखने के बाद हैरान हो जाते थे, क्यूरियस हो जाते थे, यानी तजस्सुस का शिकार हो जाते थे। वो इनके बारे में जानना चाहते थे कि ये सारी चीजें और ये सारी कायनात कैसे काम कर रही है। तो बेटा, उन्होंने क्या किया? चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, चीजों का मुशाहदा करना शुरू किया कि ये चीजें कैसे काम कर रही है। जब उन्होंने चीजों को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन की, तो बेटा उनके पास थोड़ा सा नॉलेज इकट्ठा हो गया। अब क्वेश्चन ये था कि ये जो हमारे पास नॉलेज इकट्ठा हुआ, इसको क्या नाम दिया जाए? तो बेटा उन्होंने इस नॉलेज को नाम दिया नेचुरल फिलोसफी का। नेचुरल फिलोसफी का नाम क्यों दिया? क्योंकि बेटा ये नेचर का नॉलेज था, क्योंकि ये कायनात का नॉलेज था, कुदरत का नॉलेज था, तो उन्होंने इसको नाम दिया कि ये नेचुरल फिलोसफी है। तो नेचुरल फिलोसफी को बेटा कैसे डिफाइन करेंगे? द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, कुदरती दुनिया का जो नॉलेज है उसको बेटा हम नेचुरल फिलोसफी कहते हैं। एंड फिजिकल यूनिवर्स, और तबई कायनात, जो हमारी कायनात का नॉलेज है, जो कुदरत का नॉलेज है बेटा, उसकी स्टडी को हम नेचुरल फिलोसफी कहते हैं। बच्चों, उस वक्त सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होता था, ना फिजिक्स थी, ना केमिस्ट्री थी, ना मैथ, ना बायो। एक ही सब्जेक्ट था और वो था नेचुरल फिलोसफी। जो भी कायनात का इल्म हासिल करता था वो कहता था कि मैं नेचुरल फिलोसफी को स्टडी कर रहा हूं। जैसे आज हम कहते हैं कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, वो कहता था कि मैं नेचुरल फिलोसफी पढ़ रहा हूं। लेकिन बच्चों, एक वक्त ऐसा आया कि लोगों के अंदर इतना ज्यादा तजस्सुस था कि लोगों ने बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा कर लिया थोड़े ही अरसे में। अब वो नॉलेज इतना ज्यादा हो गया कि लोगों के लिए मुश्किल था कि वो सारी की सारी नेचुरल फिलोसफी को स्टडी कर ले। कोई भी एक आदमी सारी की सारी नेचुरल फिलोसफी को स्टडी नहीं कर सकता था, क्योंकि इसके अंदर नॉलेज बहुत बढ़ गया था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा क्यों ना हम इसको डिवाइड कर दें दो टाइप्स में, क्यों ना हम नेचुरल फिलोसफी की दो ब्रांचेस बना दें। तो उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया और इसको डिवाइड किया, और उन्होंने कहा कि इसकी एक ब्रांच है फिजिकल साइंसेस और दूसरी ब्रांच है इसकी बायोलॉजिकल साइंसेस। बेटा, अब हमें क्वेश्चन ये पैदा होता है कि उन्होंने नेचुरल फिलोसफी को किस बेस पे डिवाइड किया। जैसे मैं कहता हूं कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 70% से ज्यादा हैं वो राइट साइड पे बैठ जाएं, और जिनके मार्क्स 70% से कम है वो लेफ्ट साइड पे बैठ जाएं। बेटा, ये मैंने जो क्लास की डिवीजन की है, ये मैंने किस बेस पे डिवीजन की है? ये मैंने मार्क्स की बेस पे डिवीजन की है। तो उन्होंने नेचुरल फिलोसफी की डिवीजन किस बेस पे की, किस बुनियाद पे की? तो बेटा उन्होंने नेचुरल फिलोसफी की डिवीजन जो है ये लिविंग और नॉन लिविंग की बेस पे की, क्योंकि कायनात के अंदर लिविंग थिंग्स भी हैं और नॉन लिविंग भी हैं। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम नॉन लिविंग थिंग्स को सेपरेट कर दें और कहें कि नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी कहलाती है फिजिकल साइंसेस,
और क्यों ना हम लिविंग थिंग्स को सेपरेट कर दे और हम कहें कि लिविंग थिंग्स का नॉलेज कहलाता है बायोलॉजिकल साइंस। बट इसके बाद क्योंकि लोगों में तजस्सुस बहुत ज्यादा था, लोग कायनात के बारे में जानना चाहते थे, इतना ज्यादा तजस्सुस था उनके अंदर कि थोड़े ही अरसे में लिविंग थिंग्स वालों ने भी मेहनत करना शुरू कर दी और नॉन लिविंग थिंग्स वालों ने भी मेहनत करना शुरू कर दी। तो इस साइड पे भी नॉलेज बढ़ना शुरू हो गया और इस साइड पे भी नॉलेज बढ़ना शुरू हो गया। एक वक्त ऐसा आया कि इन दोनों फील्ड के अंदर, दोनों ब्रांचेस के अंदर इतना ज्यादा नॉलेज हो गया कि कोई भी एक आदमी सारी की सारी बायोलॉजिकल साइंसेस को नहीं पढ़ सकता था, कोई भी एक आदमी सारी की सारी फिजिकल साइंसेस को नहीं पढ़ सकता था। अब यहां पे उन्होंने कहा क्यों ना हम इनको भी आगे मजीद डिवाइड कर दे। तो बायोलॉजिकल साइंसेस को भी मजीद आगे डिवाइड किया और फिजिकल साइंसेस को भी बेटा मजीद आगे ब्रांचेस के अंदर उन्होंने इसको डिवाइड किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि फिजिकल साइंसेस को किन ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया गया। तो बेटा फिजिकल साइंसेस को उन्होंने डिवाइड किया फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, एस्ट्रोनॉमी और जियोलॉजी। बेटा केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में, एस्ट्रोनॉमी में हम पढ़ते हैं स्टार्स के बारे में, जियोलॉजी में हम पढ़ते हैं अर्थ के बारे में। लेकिन बेटा ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमने पढ़ना है फिजिक्स को। तो हम जानेंगे कि फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, व्हाट वी स्टडी इन फिजिक्स, कि फिजिक्स में हमने क्या पढ़ना है। तो बेटा पहले हम फिजिक्स की डेफिनेशन करते हैं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं कि फिजिक्स में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं। बेटा फिजिक्स की डेफिनेशन है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। बेटा इस डेफिनेशन के अंदर तीन बातें इंपॉर्टेंट है बेटा। पहली बात है मैटर, फिजिक्स में हम स्टडी ऑफ मैटर करते हैं, यानी मैटर के बारे में पढ़ते हैं। जो सेकंड है स्टडी ऑफ एनर्जी, हम इसमें एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। एंड बेटा थर्ड वन है देयर रिलेशनशिप, फिजिक्स में हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं एंड देन इसके रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। बेटा अब ये तीनों चीजें क्या है, देखिए 9-10 में जस्ट आप डेफिनेशन याद करते हैं, रट्टा लगाते हैं और काम खत्म हो जाता है। लेकिन एफएससी में ऐसा नहीं है बच्चों, एफएससी में हमने डेफिनेशन कैसे बनी उसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट हमने सीखना है। तो बेटा इसमें तीन बातें हैं। सबसे पहले मैटर, व्हाट इज मैटर। जब हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं उसकी बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती हैं, उसको कई तरह से डिफाइन किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको सबसे आसान डेफिनेशन बताता हूं मैटर की। अगर आपने चेक करना है किसी भी चीज को कि वो मैटर है या नहीं है, तो बेटा आपने इसमें दो चीजें चेक करनी है। फर्स्ट वन इज मैस, क्या उस बॉडी के पास मैस है। सेकंड वन, क्या उसके पास वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है कि कोई चीज जगह घेरे। अगर ये दोनों क्वालिटीज किसी भी चीज के अंदर है तो हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड मैटर। अगर मैं चेक करना चाहता हूं ये मेरे पास जो पॉइंटर है ये मैटर है या नहीं, तो मैंने चेक किया क्या इसका मैस है, तो यस इसका मैस है। सेकंड मैंने चेक किया क्या इसका वॉल्यूम है, तो यस इसका वॉल्यूम भी है। ये अगर इसको हाथ में पकड़े तो ये जगह भी घेरता है। दैट्स मीन दिस पॉइंटर इज मैटर। और बच्चों ये पॉइंटर क्या है, दिस इज सॉलिड। इससे पता चला जितनी भी सॉलिड चीजें हैं वो सारी की सारी मैटर है। हर सॉलिड के पास मैस भी होता है, वॉल्यूम भी होता है। अब व्हाट अबाउट लिक्विड्स, लिक्विड के बारे में अगर हम देखें तो बेटा लिक्विड का मैस भी है, वॉल्यूम भी है। लिक्विड को, पानी को जिस बर्तन में डालें उसी की शेप अख्तियार कर लेता है, उसको उठाएं तो उसका वेट भी होता है। तो बेटा सेकंड नंबर पे जितने भी लिक्विड्स हैं वो सारे के सारे भी मैटर्स हैं। एंड देन बच्चों गैसेस, कुछ बच्चे कहते हैं कि गैस जो है, एयर जो है वो मैटर नहीं है, लेकिन बेटा वो भी मैटर है, उसका मैस भी है और उसका वॉल्यूम भी है। हमारे पास जो गाड़ी है, गाड़ी के टायर में जो ट्यूब होती है जिसमें एयर को फिल करते हैं, क्या हम अपनी मर्जी से जितनी मर्जी एयर फिल कर देंगे उसमें? बेटा इसका आंसर है नो। हम उसमें उतनी ही एयर फिल कर सकते हैं जितना उसका वॉल्यूम है। अगर उसके वॉल्यूम से ज्यादा एयर फिल करेंगे तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। इट्स मीन कि गैस का वॉल्यूम तो होता है। और अगर मैस की बात करें, एक सिलेंडर ले लें उसमें हम 5 kg गैस फिल कर लें, एक में 10 kg फिल कर लें, दोनों को उठाएं तो 10 kg वाला भारी होगा। दैट्स मीन कि हमारे पास जो गैस है उसका मैस भी है, वॉल्यूम भी है। तो इसका मतलब कि जितनी भी गैसेज हैं वो सारी की सारी भी मैटर हैं। बेटा सॉलिड, लिक्विड और गैसेज ये तमाम चीजें मैटर है। आपने 9th क्लास में पढ़ा है कायनात में तकरीबन सारी की सारी चीजें मैटर से मिलकर बनी है, मादा से मिलकर बनी है।
तो स्टूडेंट्स अब आप लोग मुझे बताएं, क्या हमारी कायनात में कोई ऐसी चीज भी है जिसका ना मैस है ना वॉल्यूम है? तो बेटा यस, ऐसी चीज भी है और वो है साउंड। क्या हम एक कमरे में इतना शोर मचाएं कि साउंड इतना ज्यादा हो जाएगा कि कमरा फट जाएगा? ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि साउंड का वॉल्यूम नहीं है। इसी तरह बच्चों लाइट, लाइट का ना मैस है ना वॉल्यूम है। जिस्म से निकलने वाली हीट, इसका ना मैस है ना वॉल्यूम है। हमारे थॉट्स, आइडियाज, इनका भी कोई मैस, कोई वॉल्यूम नहीं है। तो ये सारी चीजें ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एनर्जी। तो मुझे इससे पता चला कि हमारी कायनात में या तो मैटर है या एनर्जी है। तो ये मैटर और एनर्जी हम किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो इससे पता चला कि फिजिक्स में तो हम सारी कायनात को पढ़ रहे हैं। इसलिए बेटा कहते हैं फिजिक्स है, फिजिक्स इज मोस्ट फंडामेंटल। जो फिजिक्स इज मोस्ट फंडामेंटल साइंस। फिजिक्स है ये सबसे बुनियादी साइंस है। अगर आप फिजिक्स को नहीं पढ़ेंगे तो आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, आप बायो नहीं पढ़ सकते। क्यों? वजह क्या है? बेटा फिजिक्स में आप पढ़ते हैं मैटर, तो केमिकल रिएक्शन मैटर होते हैं। आप पहले मैटर पढ़ेंगे, फिजिक्स को पढ़ेंगे, फिर आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। एस्ट्रोनॉमी में आप स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं, स्टार्स मैटर हैं। मैटर पढ़ेंगे तो आप स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह बायो के अंदर आप क्या पढ़ते हैं? लिविंग थिंग्स जितनी भी है वो सारी की सारी मैटर है। आप मैटर को पढ़ेंगे, फिजिक्स को पढ़ेंगे, फिर आप जो है बायो को पढ़ेंगे। तो इससे पता चला फिजिक्स है ये मोस्ट फंडामेंटल, सबसे बुनियादी है, सबसे बेसिक है, हर एक को पढ़नी पड़ेगी। आप जो है एफएससी करें फिर भी आप फिजिक्स पढ़ते हैं, आईसीएस करें फिर भी आप फिजिक्स पढ़ते हैं। तो इससे पता चला कि फिजिक्स है वो हर एक को पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये बेसिक है, ये बेसिक फंडामेंटल साइंस है। इसके बाद बेटा इनके रिलेशनशिप का क्या मतलब है? मुझे आपने 10 क्लास में यूरेनियम वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है। यूरेनियम के बारे में आपने पढ़ा था कि यूरेनियम को यूज करके हम एटॉमिक बॉम्ब बनाते हैं। बेटा यूरेनियम होता है मैटर। जब यूरेनियम को जलाया जाता है, ब्लास्ट किया जाता है, तो इसमें से हीट निकलती है। तो बेटा यूरेनियम क्या था? मैटर। मैटर में से क्या निकली? हीट। हीट क्या है? एनर्जी। हमने क्या किया? हमने मैटर को एनर्जी में चेंज कर दिया। तो ये मतलब है रिलेशनशिप का और इंटरेक्शन का कि मैटर को एनर्जी में चेंज किया जा सकता है और एनर्जी को मैटर में चेंज किया जा सकता है। स्टूडेंट्स इसके बाद देखते हैं कि क्या फिजिक्स को भी हमें मजीद ब्रांचेस में डिवाइड करना पड़ा? तो इसका आंसर है यस। एक टाइम पे जाके फिजिक्स का नॉलेज भी इतना ज्यादा हो गया कि कोई भी एक आदमी सारी की सारी फिजिक्स को नहीं पढ़ सकता था। तो फिर हमें फिजिक्स को डिवाइड करना पड़ा डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर। तो बेटा फिजिक्स की ब्रांचेस की दो टाइप्स हैं। एक बेटा होती है इसकी प्योर ब्रांचेस और दूसरी बेटा इसकी होती है ओवरलैपिंग ब्रांचेस। तो जो प्योर ब्रांचेस का मतलब ये है कि बिल्कुल खालस ब्रांचेस। जैसा कि हम कहते हैं हमें बिल्कुल खालस चीज चाहिए। खालस या प्योर का मतलब जिसमें किसी दूसरी चीज की मिलावट ना हो। तो बेटा प्योर ब्रांचेस में हम वो ब्रांचेस पढ़ते हैं जिसमें सिर्फ फिजिक्स की चीजों को ही पढ़ा जाता है, जिसमें फिजिक्स के अलावा किसी दूसरी चीज की मिलावट नहीं है। जैसा कि हमारे पास मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स में बेटा हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, मोशन के काज के बारे में पढ़ते हैं। बेटा ऑप्टिक्स, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी वो ब्रांचेज हैं जो बिल्कुल प्योर ब्रांचेज हैं, जिनमें सिर्फ फिजिक्स को पढ़ेंगे। और सेकंड नंबर पे बेटा हमारे पास है ओवरलैपिंग ब्रांचेस। ओवरलैप का मतलब होता है जो इम्प्योर हो जाए, जिसमें किसी दूसरी चीज की मिलावट हो। जैसा कि हमारे पास है एस्ट्रोफिजिक्स। बेटा एस्ट्रोफिजिक्स है, एस्ट्रो में हम पढ़ते हैं स्टार्स के बारे में और फिजिक्स में हम पढ़ते हैं मैटर, एनर्जी के बारे में, मोशन के बारे में। तो जब हमने स्टार्स की मोशन को पढ़ना है तो स्टार के बारे में तो हम फिजिक्स में नहीं पढ़ सकते, हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी के अंदर। और जब हमने मोशन को पढ़ना है, स्टार की मोशन है, तो मोशन हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो जब हम स्टार की मोशन के बारे में पढ़ेंगे तो उसके लिए हम एस्ट्रोफिजिक्स को पढ़ेंगे। अब क्या हुआ? एस्ट्रोनॉमी प्लस फिजिक्स। अब इन दोनों की मिला के हमने एक ब्रांच बना दी और इसको नाम क्या दिया? एस्ट्रोफिजिक्स। इसके बाद बेटा बायोफिजिक्स है। बायो में हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, जॉइंट्स और ह्यूमन स्ट्रक्चर, इसके अलावा जितने भी लिविंग थिंग्स हैं
उन तमाम के बारे में हम पढ़ते हैं बायो के अंदर। लेकिन जब हमने अपनी बॉडी की मोशन को पढ़ना है, ह्यूमन बॉडी की मूवमेंट को पढ़ना है, तो मोशन को तो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो बायो में हमने लिविंग थिंग्स को पढ़ा, तो जब हमने ह्यूमन बॉडी की मोशन को पढ़ना है तो इसमें मोशन भी आ जाएगी, ह्यूमन बॉडी लिविंग थिंग भी आ जाएगी। तो इसमें इसके लिए हमें बायो फिजिक्स को पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह बेटा मेडिकल फिजिक्स है, इसके अलावा केमिकल फिजिक्स है और बहुत सारी है। ये आपके बुक के ऊपर 2 टेबल बने हैं जिसमें लिखा हुआ है ब्रांचेस, प्योर ब्रांचेस, सेकंड ओवरलैपिंग ब्रांचेस लिखा हुआ है बच्चों। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो अक्सर पेपर में आता है कि व्हाट आर 3 मेन फ्रंटियर ऑफ फिजिक्स। बच्चों ये क्वेश्चन 2 तरह से आ सकता है पेपर में। पहली, या तो ये आपसे पूछेगा व्हाट आर 3 मेन फ्रंटियर ऑफ फिजिक्स, या बच्चों आपसे पूछेगा व्हाट आर 3 मेन फ्रंटियर ऑफ फंडामेंटल साइंस। मतलब क्योंकि हम कहते हैं फिजिक्स जो है फंडामेंटल साइंस है, तो फिजिक्स कह लें या फंडामेंटल साइंस कह लें, एक ही बात है। तो जो फ्रंटियर का मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब होता है लेवल्स, यानी हम फिजिक्स को कितने लेवल्स पे पढ़ते हैं, कितने दर्जों पे पढ़ते हैं, कितने महाज पे पढ़ते हैं। तो बेटा देयर आर 3 फ्रंटियर ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स को हम 3 लेवल्स पे पढ़ते हैं। अब ये लेवल्स आपने कैसे एक्सप्लेन करने हैं वो ये लिखा हुआ है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बच्चों समझना है आप लोगों ने। ये जो हमारे पास एक आपको सर्कुलर शेप नजर आ रही है बेटा, ये हमारे पास ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, यानी यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसका हमने मुशाहदा कर लिया है। बच्चों इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में हर नजर आने वाला डॉट, इस हर डॉट के अंदर लाखों गैलेक्सीज मौजूद हैं। इस एक डॉट में लाखों गैलेक्सीज मौजूद हैं। उन लाखों गैलेक्सीज के अंदर एक गैलेक्सी हमारी अपनी यानी मिल्की वे गैलेक्सी है, और इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हमारा अपना सूरज स्टार यानी सन मौजूद है। और बच्चों इस सन के अराउंड बहुत सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, और उन सारे प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट हमारी अपनी अर्थ है। बच्चों अब तक हमने जितनी भी चीजों के बारे में पढ़ा, ये लार्ज ऑब्जेक्ट है, वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट है। मुझे फिजिक्स में कुछ लोगों का काम है सिर्फ इन लार्ज ऑब्जेक्ट्स को पढ़ना। ये फिजिक्स का पहला फ्रंटियर है। कैसे लिखेंगे? पहला फ्रंटियर बच्चों द स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट, एक्सट्रीमली लार्ज। एग्जाम्पल द यूनिवर्स इटसेल्फ, यूनिवर्स के बारे में। गैलेक्सीज बेटा इसके अंदर आ जाएंगी, स्टार्स इसके अंदर आ जाएंगे, सन हमारा भी एक स्टार है, बहुत बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो भी इसके अंदर आ जाएंगे, और उन प्लैनेट्स के अंदर हमारी अपनी अर्थ भी इसकी एग्जाम्पल में आ जाएगी। फिर इसके बाद हम जमीन पे आ जाते हैं। जमीन पे आके हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, हम देखना चाहते हैं, जैसा कि ये मार्कर है, कोई भी एक चीज है, हम देखना चाहते हैं वो चीज किससे मिलके बनी है। तो हम क्या करते हैं, हम उस चीज को इनलार्ज करते हैं, उसको बड़ा करके देखते हैं, मजीद बड़ा करते हैं, मजीद बड़ा करते हैं। बेटा हम उसको इनलार्ज करते चले जाते हैं यहां तक कि हमें उसके अंदर मॉलिक्यूल्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। बेटा जमीन के केस से लेके मॉलिक्यूल तक जितनी भी चीजें हैं, जमीन से लेके मॉलिक्यूल के केस के दरमियान जितनी भी चीजें आ जाती हैं, वो सारी की सारी चीजें फिजिक्स का सेकंड फ्रंटियर हैं। और इस सेकंड फ्रंटियर के अंदर ह्यूमन बॉडी भी आ जाती है। जमीन के ऊपर जितनी चीजें वो सारी की सारी सेकंड फ्रंटियर के अंदर आ जाएंगी। तो बेटा कैसे लिखेंगे सेकंड फ्रंटियर? क्योंकि ये मिडल चीजें हैं, मिडल साइज हैं, तो हम इसको कहते हैं सेकंड फ्रंटियर है द स्टडी ऑफ मिडल साइज्ड ऑब्जेक्ट, जिनका साइज नॉर्मल है, दरमियाना साइज है। एग्जांपल बेटा इसकी होंगी जमीन से लेके अर्थ से लेके मॉलिक्यूल के केस तक जितने भी ऑब्जेक्ट इसके दरमियान आ जाएंगे, वो इंसान है, इंसान के अलावा और चीजें हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाएंगी। और बेटा इसको कॉम्प्लेक्स मैटर भी कहते हैं, फिजिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर। बेटा इसके बाद जब मॉलिक्यूल हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं, हम उसको मजीद बड़ा करते हैं तो हमें उसके अंदर एटम्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। जब एटम नजर आते हैं हम उसको मजीद बड़ा करके देखते हैं, तो एटम के न्यूक्लियस के अंदर हमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। जब हम उस प्रोटॉन को मजीद बड़ा करके देखते हैं
तो बेटा उस प्रोटॉन के अंदर हमें क्वार्क्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। बेटा मॉलिक्यूल के केस से लेके क्वार्क्स के केस तक की जो स्टडी है इसको हम पढ़ते हैं फिजिक्स के थर्ड फ्रंटियर के अंदर। तो क्या लिखेंगे बेटा, क्योंकि ये वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट है, एटम का साइज बहुत स्मॉल होता है, मॉलिक्यूल का साइज बहुत स्मॉल होता है, तो हम इसको लिखेंगे द स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल बच्चों इसकी होगी मॉलिक्यूल के केस से लेके क्वार्क्स तक। इसके अंदर जितनी भी चीजें आ जाएंगी, एटम्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। बट इसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन है कि बट वी इन्वेस्टिगेट इन फिजिक्स, कि हम फिजिक्स में किस चीज को स्टडी करते हैं, किस चीज के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं, किस चीज की हम जांच पड़ताल करते हैं। बेटा फर्स्ट वन है लॉज ऑफ मोशन। आपने 9th क्लास में पढ़ा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो बेटा फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, मोशन के डिफरेंट लॉज के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड है इंटरेक्शन विद मैटर। बेटा ये दो मार्कर हैं, जब ये आपस में टकराती हैं इनका कोलिजन होता है। कोलिजन से पहले इनका मोमेंटम कुछ और होता है, कोलिजन के बाद इनका मोमेंटम कुछ और होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 9th क्लास का बेटा आर्टिकल है। तो हम इंटरेक्शन, मैटर की इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, जब मैटर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो क्या होता है। थर्ड वन है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। जब मैटर के साथ रेडिएशन टकराती हैं तो क्या होता है। बेटा सबसे बेस्ट एग्जांपल है सोलर पैनल की। सोलर पैनल क्या है, मैटर है। जब सन से लाइट आती है, सन से रेडिएशन आके टकराती हैं तो पैनल इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। तो ये मतलब है रेडिएशन विद मैटर का। तो ये हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। बेटा इसके बाद है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। बेटा फोर्सेस की बहुत सारी टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल दो मैग्नेट हैं तो उनके दरमियान फोर्स कुछ और होगी। इसी तरह दो चार्ज हैं तो उनके दरमियान फोर्स कुछ और होगी। दो प्लैनेट्स हैं तो उनके दरमियान फोर्स कुछ और होगी। तो जितनी भी फोर्सेस की टाइप्स हैं वो सारी की सारी हम पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर। बेटा लास्ट वन है कि व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स को कहां कहां पे अप्लाई किया जाता है, फिजिक्स को कहां पे यूज किया जाता है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो हम पढ़ते हैं कहां पे इस्तेमाल होता है। तो फिजिक्स के बारे में आज हम जानेंगे कहां पे इस्तेमाल हो रही है। वो जो आपने कहीं जाना है किसी से मिलने के लिए, अपने किसी दोस्त के पास जाना है, आप गाड़ी निकालते हैं और उस पर बैठते हैं और अपने दोस्त के पास पहुंच जाते हैं। बच्चों ये जो गाड़ी आपने निकाली ये गाड़ी फिजिक्स है। जितनी भी गाड़ियां हैं, कार्स हैं, ट्रक, व्हीकल जितने भी हैं वो सारे के सारे फिजिक्स की बेस पे बनाए जाते हैं। आप वहां पे जाते हैं, वो आपको मिलता है, आपको कमरे में बिठाता है और वो जल्दी से फैन ऑन कर देता है। तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, फैन है, लाइट है, मोटर है, ये सारी की सारी क्या है, ये फिजिक्स है। बट आप वहां पे जाते हैं और आप वहां जाके घर वालों को कॉल करते हैं कि मैं खैरियत से पहुंच चुका हूं। तो किससे कॉल करते हैं, मोबाइल से। तो वो जो मोबाइल फोन क्या है, दिस इज फिजिक्स। इसके अलावा रेडियो, आज से काफी अर्सा पहले रेडियो यूज होता था, लेकिन आज टीवी यूज होता है, लैपटॉप्स हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये फिजिक्स हैं। और इसके अलावा रेफ्रिजरेटर, बेटा आप गर्मियों के अंदर ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं और कोई भी चीज आप फ्रीजर में रखते हैं ताकि वो खराब ना हो। तो वो जो रेफ्रिजरेटर है, फ्रीजर है, ये भी फिजिक्स है। तो जितनी भी चीजें आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मॉडर्न दौर की चीजें हैं, वो सारी की सारी फिजिक्स की बेस पे बनाई जाती है। तो बेटा इस लेक्चर में कोई भी डाउट है, किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये सारा का सारा बच्चों आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा या आपसे इसमें से एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।